नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। देश में पिछले 24 घंटों में 3,68,147 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। तो 3,68,147 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3,417 लोगों की मृत्यु भी हुई है। हालांकि कोरोना के मामलों में पहले से बहुत आंशिक ही सही लेकिन कुछ कमी आई है। पिछले 24 घंटों में 3,732 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के 3,68,000 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 3,417 लोगों की मृत्यु भी इस दौरान हुई है। आंशिक तौर पर ही सही लेकिन मामलों में कुछ कमी जरूर देखी जा रही है। तो कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो जितने मामले सामने आए हैं और रिकवरी जो रेट है उसमें हालांकि फासला है। एक जगह पर जाकर ये पिछले 4-5 दिनों का आंकड़ा अगर हम देखें तो 3.5 पौने 4 के करीब तक ये मामले गए हैं। हालांकि 4 लाख से कम हैं पिछले 24 घंटे के आंकड़े। 3,68,000 से ज़्यादा 3,68,147 नए केस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। वहीं भारत में अगर कोविड केस की संख्या की बात करें तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त देश में 1,99,25,604 तक कोरोना के आंकड़े पहुंच गए हैं। हालांकि 1,62,00,000 लोग इससे रिकवर भी हुए हैं। अब तक महामारी से 2,18,959 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में इस वक्त कोरोना का जो एक्टिव केस है उसका आंकड़ा 34,13,000 है। तो ये कोरोना के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं अब तक देश में कोरोना का आंकड़ा कितना पहुंचा, कितने लोग स्वस्थ हुए। इस वक्त एक्टिव केस की अगर बात करें तो 34,13,642 एक्टिव केस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर इस वक्त की है। 15 करोड़ से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन भी इस वक्त देश में हो चुका है और तकरीबन 2 करोड़ के करीब पॉजिटिव मामलों की संख्या हिंदुस्तान में हो गई है। वही कोरोना पर काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कहा है कि वो लॉकडाउन पर विचार करें, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जनता के हित में और लोगों की जान को बचाने के नजरिए से देखें तो लॉकडाउन एक अंतिम विकल्प नजर आ रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर विचार करे। हालांकि लॉकडाउन के दौरान गरीब लोगों का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना को लेकर अगली सुनवाई 10 मई को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनता के हित को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये विचार करें कि लॉकडाउन को लगाया जाए, लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया जाए। हालांकि जिस वक्त लॉकडाउन लगाया जाए उस दौरान विशेष तौर पर जो गरीब तबके के लोग हैं उनका विशेष तौर पर ख्याल केंद्र सरकार करे और राज्य सरकारें भी करें। तो अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को कहा गया है कि वो
वर्तमान हालात को देखते हुए लॉकडाउन पर विचार करें, गरीब लोगों का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया है कि वो लॉकडाउन पर विचार करें, क्योंकि ये जनता के हित में होगा। लगातार जो संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए लॉकडाउन एक अंतिम विकल्प है और इस विकल्प पर विचार करना चाहिए। 10 मई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। विवेक प्रकाश इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा बातचीत के लिए। विवेक, ये तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो बात कही गई है लॉकडाउन को लेकर और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस मामले को लेकर कुछ विचार कर सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया था कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प नहीं है, हमें उससे बचना भी है। ये धर्मराज, सबसे पहले ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका नहीं डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेते हुए, यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए ये निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना जो है इस वक्त एक विकराल रूप धारण किए जा रहा है। लगभग 4 लाख मामले सिर्फ एक दिन में कल आए हैं। हर जगह जो है ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और बेड और हॉस्पिटल की मारामारी चल रही है। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट की नजरों में है। इसलिए जो है ये जो 3 जजों की जो खंडपीठ है, DY चंद्रचूड़, रविंद्र भट्ट और L नागेश्वर राव, इन लोगों की खंडपीठ ने कल ये सुओ मोटो लेते हुए निर्देश जारी किया है और ये साफ साफ कहा है। 4 पॉइंटर्स बहुत ही ध्यान देने वाले हैं। पहला निर्देश ये कि जो केंद्र की सरकार है और जो राज्य सरकारें हैं वो इस बात पर विचार करें कि क्यों नहीं लॉकडाउन लगाया जाए। जो समारोह होते हैं, जो सार्वजनिक समारोह हैं जिसमें लोगों की भीड़ भाड़ बढ़ सकती है और उससे कोरोना फैल सकता है, ये महामारी जो है और फैल सकती है, ऐसी चीजों पर रोक लगाया जाए। लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी कहा कि सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कीजिए कि जो गरीब लोग हैं, जो इस लॉकडाउन से प्रभावित हो सकते हैं, उनके लिए समुचित व्यवस्था की जाए। यानी कि उनके खाने पीने रहने का इंतजाम आप पहले करें, सुनिश्चित करें और उसके बाद करें। दूसरा जो पॉइंट बड़ा ही अहम था वो ये था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की मारामारी को लेकर के, मतलब देश की राजधानी में अगर अस्पतालों में ऑक्सीजन की मारामारी होती है तो छोटी जगहों पे क्या हालात होंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये निर्देश दिए हैं कि 3 तारीख की शाम तक आप दिल्ली में के हर अस्पतालों में ऑक्सीजन हो, ये व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित करें और ये सब जगह से जो भी इंतजाम इसके लिए हो सकते हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार देखें। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट कि सोशल मीडिया पर जो खबरें, जो इंफॉर्मेशन, जो मदद की मांग लोग कर रहे हैं, उन पर सरकारें और प्रशासन ध्यान दे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके जरिए आप तक जानकारी पहुंच रही है और इनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ ना की जाए और अगर की जाती है तो उसके खिलाफ कोर्ट संज्ञान लेते हुए दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है, यानी कि पनिश कर सकता है। आप समझिए कि हालात कितने बिगड़े हुए हैं इस वक्त देश में कोरोना की महामारी को लेकर, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये स्वतः संज्ञान लेना पड़ रहा है। कल की भी तस्वीरें आपने देखी होंगी। सरकारों की तरफ से निर्देश है, राज्य सरकारों की तरफ से निर्देश है। योगी सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग जिस जगह पे पालन नहीं किया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न्यूज वन इंडिया ने हमने इस खबर को बहुत ही पुख्ता तौर से चलाया था और हमारी इस खबर पे संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए। लेकिन आपने तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरीके से जो समर्थक है, चाहे वो प्रधान के हों, चाहे जिला पंचायत के सदस्य के रूप में जो चुनाव लड़ रहा है उसके समर्थक हों, ये सारे लोग काउंटिंग सेंटर पर इस तरीके से जमे हुए थे और इस तरीके से भीड़ दिख रही थी जो जहां सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं दिखी ही नहीं, कहीं थी ही नहीं, ना कोई मास्क लगाए हुए है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। तो जरूरत सिर्फ सरकारों के, सुप्रीम कोर्ट के या राज्य सरकारों के निर्देश के या उनकी गाइडलाइन की नहीं है। जरूरत, मैं ये अपील भी करना चाहूंगा न्यूज वन इंडिया की तरफ से आम लोगों, आम दर्शकों से कि इस महामारी में आप एहतियात बरतें। आप सबसे पहले अपने आप को बचा सकते हैं, सरकारें बाद में आएंगी। सबसे पहले जरूरी है कि जो सरकारें निर्देश दे रही हैं उनका पालन आप स्वयं करें। या एक इम्पॉर्टेंट इशू ये भी है विवेक, क्योंकि
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हालांकि कर्फ्यू को एक्सटेंड किया गया है। कल भी ये कहा गया एसीएस होम की तरफ से, जब ये चर्चा सोशल मीडिया के जरिए चली कि लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है, तो उसको अफवाह बताया गया। हरियाणा ने एक सप्ताह के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया। ये स्थिति पूरे देश में बन रही है और कई लोगों को ये लग रहा था कि 5 राज्यों के चुनाव और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद भी अगर आंकड़ों में कमी नहीं आती है तो अंतिम विकल्प के तौर पर इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। देखिए धर्मराज, पिछली बार आपको याद होगा कि एकाएक देश में लॉकडाउन लगाया गया था। प्रधानमंत्री स्वयं आए थे। प्रधानमंत्री ने पहले एक दिन के कर्फ्यू का ऐलान किया, फिर वो कर्फ्यू काफी सक्सेस रहा। उसके बाद प्रधानमंत्री ने आकर के ऐलान किया और 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया पहली बार में। उस 21 दिन के लॉकडाउन के बाद फिर उस लॉकडाउन को 21 दिन के लिए बढ़ाया गया। तमाम तरीके की परेशानियां आई, लोगों का पलायन हुआ, लोग सड़कों पर चलते हुए दिखे, लोगों ने तमाम जगहों पे कई तरह की शिकायतें की गई, सवाल उठे कई सरकारों के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए गए, मोदी सरकार पर ये सवाल उठाया गया कि इस तरीके से एकाएक लॉकडाउन लगाना ठीक नहीं था। लेकिन उसका रिजल्ट ये दिखा कि जहां पूरा विश्व इस महामारी से पिछले साल जूझ रहा था, हम बहुत ही सेफ थे। इस बार उन सारे क्रिटिसिज्म को नकारते हुए शायद सरकार ने ये फैसला लिया कि राज्य सरकारें, चूंकि सब इंडिपेंडेंट हैं, सबके अपनी अपनी गतिविधियां हैं, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर ये छोड़ा कि आप अपनी जनता की भलाई और जनता के हितों को देखते हुए ये फैसला लें कि आपके यहाँ कितना लॉकडाउन लगाया जाए या कितनी कर्फ्यू लगाई जाए, उसकी कितने दिन के लिए लगाया जाए और क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं। इस पर मुख्यमंत्रियों तक से यहाँ तक कि राज्यपाल तक से प्रधानमंत्री ने 2-2 बार चर्चा की। प्रधानमंत्री इस पूरे मामले में काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। मोदी इस मामले में आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में लगभग 20 मीटिंग कर चुके हैं, अलग अलग कंपनियों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ, राज्यपाल के साथ, अलग अलग जो प्रशासन के लोग हो सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी टाइप के, इन लोगों के साथ। सरकार एक निर्देश दे सकती है, सरकार जो है वो गाइडलाइन जारी कर सकती है, लेकिन उसका पालन करना हमारा काम है। बिल्कुल, आम लोगों को इसका पालन करना होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और लगातार हम अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए, अपने इस मंच के जरिए लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, वो सरकारों का काम है। एक जनता के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर हमारा कर्तव्य है कि इस महामारी के दौर में हम भी एक नागरिक का कर्तव्य निभाएं और अपने अपने घरों में रहें, जरूरत हो ना हो तो बाहर ना निकले। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका। चलिए बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। अब 6 मई सुबह 7 बजे तक उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। पहले ये 4 मई को यानी मंगलवार को सुबह 7 बजे तक था, लेकिन इसको 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है। अब 6 मई को सुबह 7 बजे तक कोरोना का कर्फ्यू होगा। 2 दिन के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है, 2 दिन के लिए बढ़ाया गया है। तो कोरोना कर्फ्यू जो उत्तर प्रदेश में शुक्रवार की रात को 8 बजे से शुरू हुआ था, पहले 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन था, फिर उसको बढ़ाया गया और वीकेंड लॉकडाउन को बढ़ाने के बाद इस सप्ताह से उसको सोमवार तक किया गया और सोमवार के 3 दिन होने के बाद उसको फिर से सरकार की ओर से अब से थोड़ी देर पहले आदेश आया है कि उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। एसके वाजपेयी, मामले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में संक्रमण के बढ़ रहे हैं, हालांकि राहत की बात यह है कि जो एक वक्त में स्थिति ये थी कि 40,000 तक पहुंचने वाले थे, वो पिछले कई दिनों से 4-5 दिनों से 30,000 के आसपास आकर स्टिक हो गए हैं। ऐसी स्थिति में इसको एक्सटेंड करना 3 दिन, उसके बाद फिर 2 दिन, 5 दिन, तो एक सरकार की संभवतः ये मंशा होगी कि इस 5 दिन के कर्फ्यू का हम रिकॉर्ड देखें कि इसका फल कितना होता है, रिजल्ट क्या निकलता है। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जहां लगातार आंकड़े बढ़ रहे थे, 38,000 40,000 आंकड़े प्रतिदिन आ रहे थे, उस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने कई स्टेप्स उठाए, जिसमें नाइट कर्फ्यू शुरू हुआ, उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन किया गया और उसके बाद फिर सोमवार को भी उस साप्ताहिक लॉकडाउन में शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो आंकड़े आए हैं वो 30,000 के करीब में आना शुरू हुए। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार ये जान रही है कि ये एक सबसे कारगर और सबसे मजबूत उपाय यही है कि लॉकडाउन किया जाए, ताकि जो संक्रमित हो चुके हैं उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, जिसको लेकर वैक्सीनेशन और साथ ही साथ में घर घर टेस्टिंग का अभियान भी उत्तर प्रदेश सरकार कल से चलाने जा रही है। वैक्सीनेशन का अभियान लगातार चल ही रहा है।
तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन से जो फायदा हुआ है और जिससे आंकड़े उत्तर प्रदेश में घटे हैं, तो निश्चित है उत्तर प्रदेश सरकार उसके फायदे को जानती है और जिसको लेकर अभी 2 दिन बढ़ाया गया और बहुत ज्यादा संभव ये है कि जल्द ही इसको आगे भी एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि जो आंकड़े अब आएंगे कहीं ना कहीं अब उन आंकड़ों को देखने के बाद ये पता चलेगा कि किस तरीके से इन आंकड़ों का फायदा उत्तर प्रदेश सरकार को कोरोना को काबू करने में मिला है, क्योंकि 2 दिन बीत चुके हैं। शुक्रवार रात से शुरू है, शनिवार रविवार बीत चुका है। एस के वाजपेयी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर यही है इस वक्त की जो बड़ी अपडेट, 2 दिन तक उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को एक्सटेंड कर दिया गया है। गुरुवार को सुबह 7 बजे तक इसको एक्सटेंड किया गया है। दिल्ली में आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि वैक्सीन को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है। 300 केंद्रों पर इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। 18 से 44 साल तक के युवाओं को वैक्सीनेट करना है और इस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत आज दिल्ली में हुई है। मनीष सिसोदिया ने वैक्सीनेशन सेंटर्स का निरीक्षण किया और कहा कि युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो दिल्ली में आज से तीसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। मनीष सिसोदिया ने वहां जो युवा वर्ग के लोग थे उनसे बातचीत की, डॉक्टर्स से बातचीत की और ये भरोसा दिया है कि जल्द से जल्द दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन की कोशिश होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं में काफ़ी उत्साह भी नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये 100% टर्नआउट लोगों का रहेगा। युवाओं में काफ़ी उत्साह है। मैंने लोगों से भी मिला जाके, उनसे पूछा कि आपको वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन में कोई नहीं हुई, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने में हो रही है, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट में तो 4.5 लाख वैक्सीन ही आई हैं और लिमिटेड सेंटर्स ही हैं। अभी 300 सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में। जैसे जैसे सेंटर्स बढ़ेंगे वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद, वैसे वैसे वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेना से मदद मांगी है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सेना से मदद मांगी है। मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी भी लिखी है। तो एक और जहां सेना से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मदद मांगी है, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखा है और सेना की मदद मांगी है। वर्तमान परिदृश्य में दिल्ली में जो सेना के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल्ली के लोगों के लिए इस्तेमाल करने की संभवतः इजाज़त मांगी गई होगी और हो सकता है जो सेना के डॉक्टर्स हैं, सेना की मेडिकल टीम है, उनको आम लोगों के लिए बुलाया जाए, आम लोगों की मदद उनको करने की मांग की गई है। तो सीधे सीधे सेना से मदद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मांगी है। हाथरस में आपसी विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं और इस मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें महिलाओं के साथ कुछ लोग हैं जो मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथरस के कोतवाली शासनी क्षेत्र के नगला सुखा का यह मामला है। तो मारपीट का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है। हाथरस की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरठ के न्यू ट्रीमा अस्पताल में 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी का आरोप लगाया है। तो मेरठ से खबर है, न्यू ट्रीमा अस्पताल में कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई है।
और मृतक के परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की मौत हुई है। अस्पताल में परिजनों ने इस घटना के बाद हंगामा भी किया है। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की है और अस्पताल में लापरवाही का भी आरोप लगाया। सीएमओ ने अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से हालांकि इनकार किया है। सीएमओ ये कह रहे हैं कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि एक साथ 5 लोगों की मृत्यु हुई है और यह ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है। पांच कोविड मरीजों की एक साथ मृत्यु एक ही अस्पताल में एक ही वक्त पे हुई है। आरोप है इलाज में लापरवाही बरतने का और दूसरा ऑक्सीजन के नहीं होने के कारण ये 5 मरीजों की जान गई। मेरठ में न्यूट्रीमा हॉस्पिटल के अंदर शाम को हमें खबर परिजनों से मिली कि ऑक्सीजन कम है। इस पे हम लोग सीएमओ मैं स्वयं अपने एसीएमओ के साथ वहाँ पहुँचा। तब ऑक्सीजन लाइन में थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लाइन में लगे हुए थे, ऑक्सीजन ख़त्म नहीं हुई थी। एक पैनिक था लोगों में, किसी ने बता दिया था कि ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। मैं वहाँ पे 2.5-3 घंटे रहा। उस दौरान ऑक्सीजन संयंत्र चालू था और जब वहाँ पे लगातार ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अलग अलग गाड़ी में आ रहे थे और लग रहे थे। इस समय क्राइसिस का समय है। बहुत ही हिसाब से लोगों के अंदर ऑक्सीजन का वितरण किया जा रहा है। बहुत से लोग होम आइसोलेशन वाले भी ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जा रहे हैं, तो जिससे कि किसी भी जने को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरठ में न्यूट्रीमा हॉस्पिटल के और अगली खबर आईपीएल से है। केकेआर के 2 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और बड़ी बात यह है कि आज ही कोलकाता और बेंगलुरु के बीच मैच होना है। उससे पहले कोलकाता के 2 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हुए हैं। कोलकाता केकेआर के 2 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हुए हैं। हालांकि उन खिलाड़ियों के नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं और आज ही कोलकाता और आरसीबी का मैच भी है। तो इस वक्त जो अपडेट है केकेआर के 2 खिलाड़ी के संक्रमित पाए जाने के बाद आज जो कोलकाता और आरसीबी के बीच मैच था उस मैच को कैंसिल कर दिया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।